नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं अमेरिका से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्संगी जी। तो आदित्य जी का स्वागत कर लेते हैं और चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप वापस बुलाने के लिए धन्यवाद और आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। नए वर्ष की भी आपको शुभकामनाएं। आपके सभी चाहने वालों को भी शुभकामनाएं। आपको और सभी सभी को शुभकामनाएं। और ये तो पोप ग्रेगरी का न्यू ईयर है, हमारा तो नहीं है। सही है। आज दो विषयों पर बात करेंगे आदित्य जी। एक तो ईरान में जो फिर से सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, और केवल दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1979 में जो घटनाएं हुई थी, कुछ उस तरह की बातें की जाने लगी हैं। कई जगहों पर वहां पर फायरिंग हुई है, बल प्रयोग हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उनके वीडियो वायरल हैं। कुछ लोगों के मरने की जानकारी है, पुष्टि नहीं हो पा रही है कितने लोग मरे हैं। महंगाई को, बेरोजगारी को, कुशासन को मेन मुद्दा बनाया जा रहा है, और इस बार व्यापारी सड़कों पर उतरे हैं, उनके साथ लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुद्रास्फीति की दर ये है कि 42 के आसपास पहुंची हुई है ईरान में, यानी हाहाकार की स्थिति है। महंगाई इतनी ज्यादा है, और तानाशाह को विदा करने के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या है ये सब? और ये सब स्वतः स्फूर्त है, या इसके पीछे कुछ ताकतें हैं? अगर हैं तो वो कौन ताकतें हैं, और ये कितना गंभीर है? देखिए, ईरान में जो हो रहा है वो अजम इस्लाम की हार है। अजम इस्लाम ईरान में ही बनाया गया था। जब अरबियों ने उधर आक्रमण किया था ज़ोरास्ट्रियंस के ऊपर, ये तो पूरी उसकी हार है। और अमेरिका का रोल भी इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अमेरिका ने शाह को हटा के इस्लामिक रिजीम बिठाया था। अमेरिका को इस्लामिक रिजीम बड़े अच्छे लगते हैं, पूरी दुनिया में बिठाता है, और उससे वो तेल चोरी करता था। लेकिन कहीं ना कहीं से वो है तो ज़ोरास्ट्रियन सनातनी रूट्स है उनका सबका। भारत का एक प्रांत थे महाभारत में, पारसी देश के बारे में तो विवरण ही विवरण आता है। तो ये अब ज़ोरास्ट्रियन लोगों के लिए तो एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ है पहाड़। अब कहाँ से कूदेंगे, किधर कूदेंगे? और ये जो अनरेस्ट है वो पूरा इंटेलिजेंस क्रिएशन है। शाह को वापस आने की तैयारी, और शाह को ऑलरेडी वो मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये वही तैयारी है कि जब एक व्यक्ति सुन नहीं रहा है तो अमेरिका उसको रिप्लेस करके दूसरे व्यक्ति को डालता है जिसको सुने। जैसे भारत के अंदर भी कितना रिजीम चेंजिंग की तैयारी वो लोग आजकल कर रहे हैं। तो ईरान में जो चल रहा है उसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो वहाँ का जो ओरिजिनल कल्चर है ज़ोरास्ट्रियन, जहाँ पे स्त्रियों को पूरी फ्रीडम रहती है। दूसरा वहाँ का ये जो मुल्ला कल्चर है, जो अजम इस्लाम जो फैलाया हुआ है, जहाँ पे एक मोरालिटी पुलिस बनाई हुई है और जहाँ पे लोगों को सताया जाता है। और तीसरा वहाँ पे जो कल्चर है वो है प्रोफेशनल्स का। ईरानी इंजीनियर्स आर वेरी गुड इंजीनियर्स बाय द वे। जो उन्होंने शाहिद ड्रोन्स बनाए या फिर जो भी उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाई वो होम ग्रोन है। अभी उन्होंने 2 सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए मिलिट्री के, वो भी होम ग्रोन है। ये 3 डिफरेंट फैक्शंस हैं। एक नेशनलिस्टिक है, एक इस्लामिक है और एक मॉडरेट है। और सरकार गिराने के लिए या ये मुल्ला गवर्नमेंट को गिराने के लिए और ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए सारे पश्चिमी देशों ने मिल के ईरान को एक टारगेट बनाया। और जिस इस्लामी रिजीम को अमेरिका और वेस्ट ने खड़ा किया था उसी को गिराने की अब तैयारी चल रही है। अब वो कैसे गिराएंगे? चर्चेस के थ्रू। तो आप देखा होगा कि बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स और चर्चेस इन्फिल्ट्रेट किए हैं इस पूरे समाज में। इसको आप जेनजी प्रोटेस्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन चर्चेस ने इन सारे यूथ को एक, आपने देखा, ये भी देखा होगा कि इस समय 25 दिसंबर को कितना बड़ा क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया ईरान में, और गवर्नमेंट ने भी उसको एक तरीके से मान्यता दी, उन्होंने उस पर आक्रमण नहीं किया। तो ये उसी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा था।
जहाँ पे कुछ अमेरिका से गए हुए ईरानी अमेरिकन उन्होंने लीड किया पूरा प्रोटेस्ट और रिजीम चेंजिंग की अभी तैयारी हो रही है। और ये जो गवर्नमेंट है, जैसे मैंने थर्ड फैक्शन जो आपको बताया मिलिट्री वाला, जो कि टोटली लीनियंट है, वो एक मॉडरेट है फ्रॉम बाकी इस्लामिक कंट्रीज के कंपैरिजन में, और उसने उसको पूरा सपोर्ट किया है एक्चुअली। सो ये एक तरीके की आप देखेंगे कि रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन है ईरान के विरुद्ध। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। अब वो मैं उसमें गलत ओपिनियन हो सकती है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि ईरानी लोगों का नेचर ऐसा नहीं है जो इस्लामिक रिजीम ने बना दिया था। दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। मेरे यहाँ पे बहुत सारे ईरानी दोस्त हैं, ज्यूज हैं, जो ईरानी कम्युनिटी से हैं, और कहीं ना कहीं उनको भारत से बहुत प्रेम भी है, बहुत ज़्यादा प्रेम है उन सबको। नवरोज मनाते हैं, उनको लगता है नवदुर्गा है। फिर उनको अभी धुरंधर मूवी पे तो सबने देखी और सबने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया उस पर। तो ये जो पूरा प्लान है, ये वही टूल किट है जो भारत में यूज़ की गई, कोशिश की गई, लेकिन हमारे जनजी तो कीर्तन करने लगे, और नेपाल में उसको किया गया, और फिर बांग्लादेश में तो आपको मालूम ही है क्या हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये पूरा जो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन है, ओमकार जी, मुझे लगता है ये फेल हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो थर्ड फैक्शन है मिलिट्री है, वो क्रिश्चियनिज्म को भी अपोज करती है, कैथोलिसिज्म को भी अपोज करती है, और उसको कोई इस्लामिज्म से भी प्रेम नहीं है। तो इवन दो ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान में क्रिश्चियनिज्म पूरा छा जाएगा, बिकॉज चर्चेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो ज़ोरोस्ट्रियन आइडेंटिटी बाहर आ सकती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा चलेगा ये डिस्टर्बेंस, लेकिन मुल्ला रजीम तो शायद जाएगी। इसलिए भी लोगों का ध्यान अमेरिका की तरफ जाता है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 4-5 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था कि हम ईरान पर फिर हमले करेंगे, करेक्ट। और नेतान्याहू ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया था। तो अगर हम उस हवाले से बात करें, जो नेतान्याहू ने कहा या ट्रंप ने कहा, तो इनकी धमकी में कितनी सीरियसनेस है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, 12 दिन के युद्ध में चाहे वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स कुछ भी बोलें, उसमें इसराइल की हार हुई है, मिलिटरीली हार हुई है। क्योंकि जो सोचा नहीं जा सकता था कि इसराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे, उनकी लाइब्रेरीज पे, जिस पे इतना सिक्योरिटी रहता है, उसको 12 दिन के युद्ध में ओवरवेल्म कर देगा ईरान। और अभी जो जिस तरह के टेस्ट ईरान ने किए हैं, और धड़ल्ले से अमेरिकन शिप्स पकड़ रहा है वो गल्फ ऑफ एडन में, और कहीं पे चाबार पोर्ट के आसपास, या थोड़ा सा बाहर निकल के रेड सी में, तो आई डोंट थिंक सो ये थ्रेट कोई ये प्रेशर टेक्निक चलने वाला नहीं है उधर, बिकॉज ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं जितनी शायद ये लोग रोक नहीं पाएंगे उसको। क्योंकि जब अभी इसका पूरा डेटा भी बाहर आ चुका है कि मात्र 15% ऑफ ईरानी मिसाइल्स वर यूज्ड, ओनली 15%। जस्ट इमेजिन करिए कितना गिड़गिड़ाया था अमेरिका इस युद्ध को रोकने के लिए, इजराइल कितना गिड़गिड़ाया था इसको रोकने के लिए, अमेरिका के पास गया था रुकवाओ रुकवाओ। और जबकि इसराइल, यू नो, आई लाइक द कंट्री बहुत, उन्होंने उनका ऑपरेशन वेरी सोफिस्टिकेटेड। उन्होंने ईरान के अंदर से ही ड्रोन लॉन्च किए, बाहर से नहीं किए। और डिस्पाइट B-2 बॉम्बिंग और बाकी अमेरिकन प्रेशर टैक्टिक्स, और इतना बड़ा उनका जो ऑपरेशन था, दे वर ओवरवेल्म्ड इन जस्ट 12 डेज। तो ये युद्ध की धमकी इधर चलने वाली नहीं है, इसीलिए इसको अंदर से फोड़ा जा रहा है। इट्स ए प्योरली इंटेलिजेंस ऑपरेशन राइट नाउ, अंदर से फोड़ा जा रहा है। और उनकी जो सत्ता की वीकनेस थी कि बीइंग एक्स्ट्रा क्रूअल टू देयर ओन यूथ, दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अशांति है, लेकिन इसको मिलिट्री अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, और उनके जो करंट प्रेसिडेंट हैं जो कि काफ़ी मॉडरेट माने जाते हैं, अगर वो उस तरफ मिल गए तो ये coup सक्सेसफुल हो जाएगा। बट जो अमेरिका का प्लान है, वहाँ पे एक चर्च सपोर्टेड कोई गवर्नमेंट डालना, वो शायद मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बड़ी बात आपने कही है।
लेकिन ये जो सुप्रीम लीडर है इनका अयतुल्ला अली खामेनेई, इसके खिलाफ जो ये विद्रोह दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आपका आकलन है कि ये अभी तो सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर मुद्रा का संकट है और व्यापारी तक इसमें शामिल हो गए हैं, इस विद्रोह में, जिसके बारे में वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उनसे सीधे बात करेंगे। यानी जो उनके साथ यूथ इस समय दिखाई दे रहा है, जिसको हमारे राहुल गांधी तो कहते हैं जेन जी, नेपाल के बाद से जेन जी शब्द इन्होंने ढूँढ निकाला है। तो ये जेन जी जो सड़क पर है, ये जब तक शांत नहीं होगा तब तक तो आंदोलन जो है वो उसको समेट पाना या रोक पाना संभव नहीं है। और ये अगर बढ़ा, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं आदित्य जी, लड़कियां जो हैं वो यहाँ ईरान लिखे हुए हैं उसको मुट्ठी में बंद करके अपने बाल खोल रही हैं, और बाल खोलकर, और हमने ये देखा था कि सार्वजनिक तौर पर पिछले दिनों भी करीब 2.5-3 साल पहले भी लड़कियों ने अपने जो बाल हैं वो काट करके और जलाए सड़कों पर। तो वहाँ जितना दबाया जा रहा है यूथ को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके रास्तों को, उतना ज़्यादा और विद्रोह होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये सिचुएशन और जो अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियाँ हैं, ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से थोपी गई पाबंदियाँ हैं, उनकी वजह से भी ये हालात पैदा हो रहे हैं ईरान में। महँगाई, बेरोज़गारी या ये मुद्रा इस का संकट, तमाम चीज़ें। देखिए, ईरान की इकोनॉमी तो कभी भी स्ट्रांग नहीं थी। जब से इस्लामिक रिजीम आई है, उनकी इकोनॉमी वीक ही रही है। तो और वहाँ पे बहुत गरीबी भी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। पॉपुलेशन भी कम है, गरीबी भी ज़्यादा है, और साथ में मिसमैनेजमेंट तो हर जगह है। प्लस उसके बावजूद अगर सपोज़ करें समाज में बीमारी होगी, कोई भी अच्छा गवर्नमेंट होगी, वो ज़्यादा कठोरता नहीं दिखाएगी। बट उसपे इन्होंने डाल दिया इस्लामिक शरिया लॉज़, जो कि वहाँ की जो यूथ पॉपुलेशन है काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है। अमेरिका में तो पूरा लॉस एंजलिस इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। तो जो उनको जो इनका जो वेस्टर्नाइज्ड पॉपुलेशन है, गरीबी प्लस आपको इतना सारा रेस्ट्रिक्शन, प्लस बिजनेस का इतना रेस्ट्रिक्शन, प्लस अमेरिकन सैंक्शंस, चारों तरफ से, प्लस इनकी भारत से भी दुश्मनी। भारत के साथ कितने भी एंटी भारत रेजोल्यूशन से लोग सपोर्ट करते हैं ऑन ए गवर्नमेंट बेसिस। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन भारत के साथ अच्छे हैं, भारत का चाबार पोर्ट भी चलता है। लेकिन अगर आप देखें कि OIC में कश्मीर इशू पे वोटिंग, फिर उसके बाद पाकिस्तान को कश्मीरी सपोर्ट, कश्मीर के इशू पे सपोर्ट, ये सब इन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं देर दमसेल्स कंफ्यूज क्या चाहिए, या तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, या उनको कंट्री का मतलब कंट्री का ग्रोथ चाहिए, या फिर उनको इस्लाम को बढ़ाना है। यहाँ पे खलीफों की कमी नहीं है ना इस्लामिज्म में। तो एक तुर्की बनना चाहता है खलीफा, एक पाकिस्तान भी बनना चाहता है खलीफा, एक ईरान भी बनना चाहता है, तो तीनों मिलके कर रहे हैं। प्लस ईरानी डिप्लोमेसी का जो सबसे बड़ा फेलियर है कि अमेरिकन एग्रेशन को आतंकवाद से उत्तर देना। हिजबुल्ला, हमास, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनको ऐसा लग रहा था कि चीन इनको आके बचा लेगा, चीन ने नहीं बचाया। इनको लग रहा था रशिया आके बचा लेगा, लेकिन रशिया को प्रॉब्लम है सेंट्रल एशियन स्टेट से, जहाँ पे ईरानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा चलता है। और ईरान ने अभी वेनेजुएला को भी आर्म किया है, ईरानी शहीद ड्रोन बिक रहे हैं वेनेजुएला में। तो अभी रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि रशिया ने कंसिस्टेंटली आर्म्ड प्लेन्स उसके लैंड कर रहे हैं। IL-76 का एटलीस्ट 15 से 20 फ्लाइट्स हो चुकी हैं। प्लस रशियन चाइनीज कार्गो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं वॉर के लिए, एम्यूनिशन के लिए। तो एक तरफ तो युद्ध का प्रिपरेशन करें, मतलब कि सारा जो स्टेट फंड्स है वो सारा मिलिट्री की तरफ जा रहा है। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट बैक इन द कंट्री। कंट्री का रोड्स देखिए, कंट्री की पावर जनरेशन देखिए, जॉब क्रिएशन देखिए, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो देयर इज नथिंग फॉर सच गुड पीपल टू लिव ऑन, और उसी को चर्च ने एक्सप्लॉइट किया है। अमेरिका डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करेगा इंटरनल उसमें, तो रिलीजन के माध्यम से गया है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि देयर इज सम कॉमनैलिटी बिटवीन देम एंड क्रिश्चियनिज्म या कैथोलिसिज्म। तो वहाँ से वो एंटर हुआ है।
और वहीं से ये सारे प्रोटेस्ट निकले। आप देखिए, जितना भी आप नेपाल का टेस्ट चेक करिए या फिर आप बांग्लादेश का चेक करिए। बांग्लादेश में तो इस्लामिज्म को यूज़ किया गया, नेपाल में चर्चेस को यूज़ किया गया मैनी प्लेसेस। तो ये वही प्रोपेगेंडा चल रहा है वहाँ पे। तो एक गोल है कि ईरान को क्रिश्चियन स्टेट डिक्लेयर करना, और वही इस ग्रेटर इजराइल के लिए सिक्योरिटी होगा। तो दैट इज़ द प्लान। तो जब सोमाली लैंड उसने एक्वायर किया है इसराइल ने, उसका तो कुछ और ही पर्पज़ है पूरा, कि वो गल्फ ऑफ एडन पे पूरा कंट्रोल करेंगे वहाँ से। तो ये सब जो जियोपॉलिटिक्स है प्लस उनका मिसमैनेजमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ, इसका ही रिजल्ट है ये पूरा। नहीं, क्रिश्चियन कितनी तादाद में है, कितनी संख्या में है ईरान में? देखिए, अनऑफिशियल रिपोर्ट्स तो बोलती है अमेरिका में कि 15% हो गए। अनऑफिशियल रिपोर्ट्स तो ये बोलती हैं। एट द सेम टाइम ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज्म का भी बहुत राइज हुआ है। तो मतलब ऐसा 25 से 30% पॉपुलेशन वापस जा रही है इस्लाम छोड़ के, और बाकी बचे हैं लोग जो अभी भी मानते हैं कि उनका फ्यूचर इस्लामिज्म में ज़्यादा है। तो आप अगर ऐड कर लेंगे तो 55% ही बचे हैं बाकी, या 60% ही बचे हैं बाकी। बाकी 40% तो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये जो 15% पॉपुलेशन है, इसको अमेरिका बहुत सपोर्ट कर रहा है। लॉट ऑफ मनी हैज़ बीन थ्रोन, क्योंकि जितने प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे आप देखिए कि ये सब गिने चुने लीडर्स, जैसे सेम मॉडल है टूल किट का, गिने चुने लीडर्स हैं, अपोजिशन से हैं, प्लस उनके अंदर उनको वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है बार बार, एंड वही चल रहा है उधर। और उनको मिलिट्री का भी सपोर्ट है। ईरान में बिना IRGC के कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। IRGC जो है इट इज़, मतलब आप देखें उसको पुराना इतिहास देखें तो CIA की थी वो, तो उसके वो एलिमेंट्स अभी भी हैं सीनियर लेवल पे। IRGC को इनिशियल जब F4 प्लेन से आर्म किया गया था, आपको मालूम है F14 टॉम कैट्स, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 79 के बाद हुआ। आपने 89 बोला, उधर भी 89 में भी हुआ था इंसिडेंट, तो दोनों हुआ। तो वहाँ पे F14 अगर कोई देश उड़ा रहा है तो अभी तो अमेरिकन कनेक्शंस तो होंगे उसके पास सारे। बिल्कुल सही है। कार्यक्रम के दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे, आदित्य जी, पुतिन के आवास पर जो ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई। रूस का कहना है कि हमने मोस्टली ड्रोन्स को मार गिराया, उनको टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। अब इसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी है कि ये एक्चुअल में यूक्रेन ने किया है, किसने किया है, किया भी गया है कि नहीं किया गया है, कहीं फॉल्स तो नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति ली जाए, या कोई बड़े अटैक की कोई भूमिका तैयार कर रहा है मॉस्को यूक्रेन पर, और खास तौर से कीव पर जिस तरह की चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से समाचारों में चल रही हैं। है क्या ये? क्योंकि जब ये अटैक की बात कही गई कि अटैक हुआ है, तब ज़ेलेंस्की ट्रंप से बातचीत करने के लिए अमेरिका में थे। ठीक उस समय ये हुआ, और उसके बाद ट्रंप का भी एक बयान आया था कि अ अ, जिसमें कहा गया कि ट्रंप बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज़ है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आ गया, कुछ दूसरे राष्ट्र प्रमुखों के भी बयान आए, इस पर चिंता व्यक्त की गई कि ये सिचुएशन कभी भी नहीं होनी चाहिए, जो अराइज़ होती हुई दिखाई दे रही है मॉस्को में, या पुतिन को जिस तरीके से टारगेट बनाने की कोशिश की गई है। पूरा मामला है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमारा कॉमन इंटरेस्ट तो भारत ही है। अगर मोदी जी कुछ करते हैं तो वहाँ से बहुत क्लूज मिलते हैं। मोदी जी ने 6-7 घंटे लिए इसको कंडेम करने के लिए, मतलब कि सब तरह से पुष्टि की गई। CIA का इनिशियल जो रिपोर्ट था, जैसे ट्रम्प का जो, अगर आपने जेलेंस्की की बात करी, जब जेलेंस्की लैंड कर रहे थे अमेरिका में मायामी वेस्ट पाम बीच में, तो वहां पर उस समय अटैक शुरू हो चुका था। उसके 1 घंटे पहले पुतिन से बात हुई थी ट्रम्प की, और ट्रम्प ने बोला था वहीं पे रुकिए, मैं आपको मीटिंग के बाद अपडेट करता हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब जेलेंस्की को इनकी होती है, तो एक आपने देखा होगा जेलेंस्की का मुंह, जब ट्रम्प बोलते हैं आपने भी तो लंबे दूर के बहुत अटैक किए हैं
और ट्रम्प थोड़ा मुस्कुराए मीडिया की तरफ देखकर। और ज़ेलेंस्की काफी घबरा गए उस न्यूज से। तो मुझे जो भी फेशियल एक्सप्रेशंस दिखते हैं और सीक्वेंस जो मुझे दिखता है, तो उसमें दिखता है कि कुछ स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूजन है। फिर तुरंत बाद उसके सीआईए की रिपोर्ट आती है, बोलता है ऐसा कोई आक्रमण ही नहीं हुआ। सीआईए ऐसी रिपोर्ट जल्दी नहीं निकालता, तो ये सबोटाज चल रहा है। सीआईए कब क्यों बताएगा? उसको ट्रम्प ने तो पूछा नहीं, क्यों बताएगा? तो रिचर्ड रेडक्लिफ जो सीआईए के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनका तुरंत अभी फंडिंग भी हुआ यूक्रेन वॉर में, 400 करीब $800 मिलियन फंडिंग हुआ यूएस से। और उस हियरिंग में भी आप देखते हैं वो मुस्कुराते हुए जैसी फंडिंग अनाउंस होती है। और पीट हेगसेथ क्लूलेस है उधर, सेक्रेटरी ऑफ वॉर। आप इन सारे इंसिडेंट्स को ऐड करिए, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे कि सीआईए डायरेक्टर अगर इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो मुस्कुरा क्यों रहा है, या ट्रम्प स्मर्क क्यों कर रहे हैं वहां पे इन द मीटिंग। प्लस सीआईए की 2 रिपोर्ट्स आती हैं, फिर दूसरी रिपोर्ट भी आई। हमने उसी जगह पे पास के एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है, दूसरी रिपोर्ट आई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट बोलती है कि वी आर हेल्पिंग यूक्रेन एट द सेम टाइम। और रशिया ने, और लास्ट में क्या हुआ कि रशिया ने जो उनके ड्रोन्स थे 91 ड्रोन्स जो बोल रहे हैं, उसमें से 12 ड्रोन्स जो है गिर गए और उन सबके उसने चिप्स निकाल लिए। उन सब के अंदर कोऑर्डिनेट्स है अकॉर्डिंग टू रशिया, हम लोग को तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं। और उसमें से वन ऑफ देम दे गेव इट बैक टू द मिलिट्री अटैचे ऑफ यूएस इन रशिया इन मॉस्को कि भाई ये इंसिडेंट है, ये थी द चिप और इसमें कोऑर्डिनेट साफ दिखाई दे रहे हैं, इट वाज पुतिन्स रेजिडेंस। अभी पुतिन की रेजिडेंस कोई छोटी रेजिडेंस तो है नहीं, हजारों एकड़ में फैली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां गए थे, इफ यू रिमेम्बर, उन्होंने एक गोल्फ कार्ट में घूमे भी थे एक जाके, इट्स सेम रेजिडेंस। तो आई थिंक नथिंग इज एडिंग अप। तो इसमें सस्पिशन अमेरिका के ऊपर बढ़ जाता है और बाकी दर्शक आपकी समझ जाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन अभी तीसरी एक और रिपोर्ट आ चुकी है कि ये न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट करने के लिए था। इससे तो बढ़ सकता है, प्रिवेंट कैसे होगा? तो इसका मतलब जिस चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, तो वही कहावत यहाँ पे प्रूव हो रही है कि इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों देनी पड़ रही है बार बार। उसके 3 वर्जन हो चुके हैं स्टोरी के। क्या अमेरिका के रणनीतिकार इतने बेवकूफ हैं कि वो ड्रोन्स भेज करके पुतिन जैसी व्यक्ति को डरा सकते हैं, या उनको ये गलतफहमी थी कि हम पुतिन को निपटा सकते हैं? देखिए, फ्रॉम रशियन पर्सपेक्टिव और इंडिया पर्सपेक्टिव तो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट ही है कि आप कि इसके लीडर के पास पहुंच जाए, तो इट इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज दैट। और साथ में आपने स्ट्रेटेजिक की बात करी, अमेरिका कभी स्ट्रेटेजिक देश था ही नहीं। अमेरिका और पाकिस्तान सिमिलर है, टैक्टिकल नेशंस है। अगर स्ट्रेटेजी होती तो भारत से लंबी दोस्ती बनाते। भारत से डिपेंडेबल तो कोई कंट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजी तो काम करते नहीं है लोग, दे वर्क फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या है इनको? किसी भी हालत में यूक्रेन का युद्ध को बढ़ाना है, हटाना नहीं है। और अगर वो हार गया तो युद्ध बंद हो जाएगा। और ये एक तरह की रशियन सेटिंग भी आप मान लें कि इस युद्ध के बाद रशियन इकोनॉमी हैज कम अप इन लास्ट 3 years। नेट बेनिफिट है रशिया को, इवन तो सेल्फ डिफेंस में हो या कहीं पर भी हो। तो ये जो दिखता है वो है नहीं जो चल रहा है, इतना बोलूंगा कि जो दिख रहा है आपको है नहीं। लोग मर रहे हैं दोनों साइड से, लेकिन दोनों देश सब लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। कोई डिप्लोमेसी बंद नहीं हुई, कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, सब लोग बात भी कर रहे हैं। पुतिन अलास्का आते हैं, ट्रम्प उनकी तारीफ करते हैं, फोन पे भी बात चल रही है। ये कैसा युद्ध हुआ? तो इसलिए भारत बड़ा
स्ट्रेटेजी में देखा जाए तो भारत इज प्लेइंग इन अ वेरी गुड वे। उसको मालूम है कि कोई किसी की इकोनॉमी नीचे जा रही है और वो दुनिया में तहस नहस करना चाहता है, और बाकी सब लोग युद्ध को थाम के रखे हैं ताकि वो कोलैप्स कर जाए। समझे आप? तो स्ट्रेटेजी कुछ और है। इट इज नॉट व्हाट इट सीम्स। अभी एक जैसे इसको आपने बनाया कि ये एक मोहरा है, इसके बेसिस पे मैं इसको तबाह कर दूंगा, और दूसरे ने उसी को मोहरा बना के आपको वहां पे फंसा लिया, मार भी नहीं रहा है, छोड़ भी नहीं रहा है। अब जैसे बातचीत शुरू होती है, जेलेंस्की उतरते हैं, जेलेंस्की ऑर्डर करते हैं अटैक को, और उस पूरे डिस्कशन के समय में रशियन अटैक्स वर गोइंग ऑन। 550 ड्रोन मारे गए। लेकिन आप यूक्रेन कितना बड़ा है और रशिया के पास कितनी टेक्नोलॉजी है कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स को मार ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो मारना ही नहीं चाहते। तो इससे नॉट ए स्ट्रेट फाइट, ये कुछ और ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिसको अभी रशियन से चेस में ग्रैंड मास्टर्स है, भारत के जैसे ही है, तो अभी तो ग्रैंड मास्टर्स का पोजीशन भारत ने ले लिया है, तो इंडिया इज विनिंग मोर मैचेस, बट स्टिल कि दिस यूक्रेन वॉर जिसको वेस्ट ने क्रिएट किया टू ब्रिंग डाउन रशिया इज ब्रिंगिंग डाउन द वेस्ट। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने मित्रों को ग्रुप्स में, और अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आदित्य जी का चैनल है सत्तोलॉजी, उसको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।